सलमान खान ने आखिरकार ले ही लिया बंदूक रखने का लाइसेंस। खुद की और परिवार की सुरक्षा को वजह बताते हुए बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को असला रखने के लिए मुंबई पुलिस ने लाइसेंस इशू कर दिया है। मगर सलमान खान को आखिर क्या जरूरत पड़ी बंदूक रखने की? क्यों मांगनी पड़ी पुलिस से इजाजत? आज जानेंगे इस एपिसोड में। हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। आपको तो पता ही होगा कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के चंद दिनों बाद ही कथित रूप से हत्या के मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को भी मारने की धमकी दी। इसी वजह से सलमान खान ने मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फणसलकर को पिछले ही महीने को अर्जी डाली थी कि उन्हें इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और इसी के चलते अर्जेंट में उन्हें गन लाइसेंस चाहिए और पुलिस की इजाजत के बाद ही लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने अपना काम शुरू कर दिया। मगर क्या आपने सोचा है कि कहां अमेरिका जैसे देश में आए दिन गन वायलेंस होता है, बच्चे गन्स लेकर के घूमते हैं, और कहां हमारे यहाँ सबसे बड़े अभिनेता को भी 10 तरीके के प्रोसीजर से गुजर कर लाइसेंस दिया जा रहा है। क्या आपको पता है कि भारत में ये गन लॉज भारतीयों नहीं बल्कि अंग्रेजों की देन है? और आखिरकार क्यों है भारत में बंदूक और अस्त्र को लेकर इतने कड़े कानून? तो मसला कुछ ऐसा है कि सन 1857 की बात है, देश अभी भी गुलामी की जंजीरों में कैद था। मगर 1857 में बगावत की ऐसी आंधी आई कि अंग्रेजों के होश उड़ गए। हालांकि बगावत पूरी तरीके से सफल नहीं रही थी, फिर भी अंग्रेजों को भनक तो हो गई थी कि ऐसी और बगावतें अगर हुई भारत में तो उनकी हुकूमत पर खतरा मंडरा सकता है। सन 1857 की लड़ाई के बाद लोग खुद ही घरों में गैर कानूनी तरीके से बंदूक और बॉम्ब्स रखने लगे। तब अंग्रेज लाए एक नया कानून, आर्म्स एक्ट 1878। इस नए कानून के तहत मुश्किल ये थी कि किसी भी भारतीय को अब कोई हथियार रखने की परमिशन नहीं थी। तब तक वो अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी साबित नहीं कर देते और भारतीय तो लाइसेंस ले ही नहीं सकते थे। हालांकि ये कानून आज़ादी के 12 साल बाद यानी कि 1959 में ही खत्म कर दिया गया था। अब इस पर आ जाते हैं कानून की बात पर। तो कानून क्या कहता है और कैसे बदला वक्त के साथ भारत का गन कानून, गन लॉज? तो दोस्तों, 1959 के कानून ने लाइसेंसिंग अधिकारियों को अपनी शक्तियों के मनमाने यूसेज की इजाजत दी थी कि भाई आपको जो सही लगे वही करें। फिर इसी के साथ आया आर्म्स रूल्स 1962 और फिर कानून और ज्यादा कड़ा हो गया। इन दोनों ही कानूनों के तहत बगैर किसी लाइसेंस के आप ना तो बंदूकें रख सकते हैं ना बेच सकते हैं। असले का अधिग्रहण यानी कि एक्विजिशन, निर्माण यानी कि मैन्युफैक्चर, आयात निर्यात और हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। और रही बात लाइसेंस प्राप्त करने की, तो उसमें लोगों को सालों साल लग जाते हैं और कभी कभी तो लाइसेंस मिलता ही नहीं। कम से कम 1 साल लग जाता है अर्जेंट में भी लाइसेंस लेने में। इसीलिए सलमान खान का लाइसेंस ले लेना बहुत बड़ी बात है। मगर क्या आप कोई भी हथियार रख सकते हैं अगर लाइसेंस मिल जाए? जी नहीं। तो आर्म्स एक्ट ने हथियारों को 2 तरीके से क्लासिफाई किया है, डिवाइड किया है। एक तो है प्रोहिबिटेड बोर और एक है नॉन प्रोहिबिटेड बोर। नाम से ही समझ गई होंगी। बोर यानी कि कारतूस जहां से निकलता है वो नली। तो आम आदमी केवल नॉन प्रोहिबिटेड बोर यानी कि एनपीबी ही रख सकते हैं। इसमें सेमी और फुली ऑटोमेटिक गन्स भी आती हैं। तो 2008 से पहले तक आम आदमी या फिर वो लोग जो कॉम्बैट वाले प्रोफेशन में नहीं थे, उन्हें भी प्रोहिबिटेड बोर रखने की इजाज़त नहीं थी। मगर फिर मुंबई अटैक्स हुए और उसके बाद सरकार ने फैसला किया कि ये कानून बदलने होंगे। नतीजतन वो नागरिक जिन पर अटैक हुआ है या फिर जिन्हें जान से खतरा था या फिर ऐसे इलाकों में रहते थे जहां पर टेररिस्ट अटैक्स होने का ज़्यादा खतरा है, या यहाँ तक कि वो सरकारी अधिकारी जिनका सामना कभी आतंकवादियों से हुआ हो या फिर उनका निशाना वो बने हों, यहाँ तक कि वो विधायक और सांसद जो एंटी टेररिस्ट प्रोग्राम्स का हिस्सा हैं, उन्हें भी अब इजाज़त है कि वो प्रोहिबिटेड बोर रख सकते हैं। मगर उसके लिए भी लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1987 यानी कि 1987 से पहले तक तो लाइसेंस राज्य सरकार या फिर जिला मजिस्ट्रेट के प्राधिकारी द्वारा ही दिया जाता था। लेकिन 1987 के बाद पीबी यानी कि प्रोहिबिटेड बोर के लिए दिए गए लाइसेंस पूरी तरीके से केंद्र सरकार के तहत आने लगे। भारत सरकार अस्त्रों और गोला बारूद की बिक्री, निर्माण, आयात, निर्यात का एक अधिकार यानी कि मोनोपोली में यकीन रखती है।
इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, वहां इसका निर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग होती है। भारतीय रक्षा मंत्रालय देश भर में इंडियन ऑर्डिनेंस कारखानों यानी कि फैक्ट्रीज को नियंत्रित यानी कि रेगुलेट करता है। फिलहाल हम कह सकते हैं कि भारत के गन लॉज दुनिया के सबसे कड़े गन लॉज में से एक हैं। 1993 के बम्बई बम धमाकों में संजय दत्त की कहानी के बारे में तो आप सभी को पता होगा। अब अमेरिका में तो गन रखना संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मगर भारत में आप ऊंचे दर्जे की बंदूक तो छोड़ ही दीजिए, निचले दर्जे की रिवॉल्वर भी बगैर सही लाइसेंसिंग के नहीं ले सकते, और उस लाइसेंस या फिर बंदूक का ट्रांसफर करना या फिर किसी और को उसे दे देना वो भी बैन है। और 2016 में फिर इस कानून में कुछ बदलाव हुए और अब मसला ये है कि एयर गन्स रखने के लिए भी आपको लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। तो भारत के गन कानून और अमेरिका के गन कानूनों में कितना अंतर है? दोस्तों, आए दिन हम देखते हैं कि अमेरिका में मास शूटिंग हुई है, खास करके पश्चिमी देशों में बहुत मास शूटिंग्स होती हैं। दुनिया भर से अमेरिका के ऊपर प्रेशर होता है कि गन लॉज और कड़े करे जाएं, मगर अमेरिका का मेजर पैसा भी असले के लेन देन से ही आता है। तो अमेरिका भी सोचता है कि ठीक है, देखेंगे। अब भारत में तो लाइसेंस मिलना ना के बराबर हो गया है, तभी सलमान खान के लाइसेंस ने ही न्यूज़ बना दी। इन दो तथ्यों से आप खुद समझ सकते हैं कि किसके गन लॉज कितने कड़े हैं। दोस्तों, हम अंग्रेजों के ज़माने से ही बंदूकों को एक बड़ी चीज़ मानते हुए आए हैं। हमारे यहाँ विविधता भी है यानी कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी भी है, और कई बार ध्रुवीकरण की राजनीति में लोग उलझ भी जाते हैं। तो बेहतर यही है कि गन लॉज इतने ही कड़े रहें। हालांकि बदलते वक्त को देखते हुए हो सकता है कि भारत में आगे जाकर गन लॉज थोड़े लिबरेट हो जाएं, मगर ये सिर्फ कयास हैं और कुछ नहीं कहा जा सकता। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड ऑन गन लॉज पसंद आया होगा। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे थे अनकट।